वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 7। इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एंट्री होती है वो किस सिस्टम से होती है, डबल एंट्री। यहाँ डबल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक लेन देन होगा तो उसको 2 बार लिख दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या लेन देन होता है तो उसकी 2 साइड जरूर होती है। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास क्या आया है और क्या गया है। जैसे फर्नीचर आपके पास आया है और आपके कैश जो है आपके गया है, तो ये जो फर्नीचर का आना और कैश का जाना, ये 2 साइड है, इन्हीं को ही हम डबल करते हैं। इसे एक फर्नीचर हो गया, दूसरा हो गया कैश, तो इन दोनों ही अकाउंट में लेखा किया जाता है। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, डबल एंट्री सिस्टम रखा गया है। जैसे मान लेते हैं फर्नीचर खरीदा आपने, ठीक है। फर्नीचर क्या हुआ, आपके पास आया है, ठीक, बिजनेस के अंदर आ गया, और गया क्या है बिजनेस में से गया कैश है। तो अब देखो, डबल का मतलब तो ये समझ लेते हैं कि 2 बार लेखा करना है, तो ऐसा नहीं करना। जो चीज बिजनेस के अंदर आती है और जो बिजनेस में से बाहर जाती है, उन दोनों का लेखा किया जाता है। इसी कारण से इसका नाम रखा गया है डबल एंट्री सिस्टम। डबल मतलब एक फर्नीचर हो गया और दूसरा कैश हो गया, इस कारण से डबल। तो कंफ्यूज मत होना कि डबल का मतलब 2 बार कभी नहीं होता। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इससे पहले आप मेरा चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले इसका मीनिंग, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है, और डबल एंट्री सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि कुछ रूल वगैरह होंगे, प्रिंसिपल होंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम इसके पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट आपके 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है और ध्यान से समझना इसको। तो देखो, अभी तक हमने +1 अकाउंटेंसी में पढ़ा है, उसमें हमने यही पढ़ा है कि कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको केवल मुद्रा में कन्वर्ट कर सके, मुद्रा में जिसका मूल्य हम जान सके, उसी को ही हम लेखा करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन या जो चीज़ जिसको मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं और लेन देन करते हैं, उसके 2 पहलू होते हैं। जो डबल बताया था ना, 2 पहलू। 2 पहलू में क्या होगा, एक तरफ तो एक निश्चित मूल्य प्राप्त किया जाएगा और दूसरी तरफ उतने ही मूल्य का त्याग किया जाएगा। तो अब जितना निश्चित मूल्य की जो चीज प्राप्त की गई है और उतने ही मूल्य की जो चीज त्याग की गई है, इन दोनों का ही लेखा किया जाएगा। यानी कि सभी व्यवहार, जितनी भी डीलिंग होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, उसमें इन दोनों पहलुओं का पुस्तकों में लेखा किया जाना चाहिए या जाता है। तो इसी कारण से डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि क्या बिजनेस में से आया, क्या बिजनेस में गया, उन दोनों चीज़ों को लिखना जरूरी होता है। तो देखो, डबल एंट्री जो सिस्टम होता है, इसको एक बहुत ही प्रगतिशील, वैज्ञानिक और पूर्ण विधि मानना है। क्यों मानना है? दूसरा, इसके नियम सुनिश्चित भी है और स्पष्ट भी है, और इस कारण से लगभग वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में यही नियम लागू है। इस डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सिस्टम में प्रत्येक जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उसके 2 खाते प्रभावित होते हैं। 2 खाते, अभी आपको बताया ना, ये फर्नीचर और कैश का एग्जांपल देके। इसमें एक खाते को हम डेबिट करेंगे और दूसरे खाते को क्रेडिट करेंगे। हमने इक्वेशन वाले चैप्टर में आपको डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल बताए थे, तो सेम वहाँ हमने डेबिट क्रेडिट किया था, सेम इसी तरह यहाँ कुछ हम अकाउंट पढ़ेंगे और उनको भी डेबिट क्रेडिट करने के रूल हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसके बाद का आगे का सिस्टम आता है कि हम इनसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसको वैज्ञानिक, पूर्ण और प्रगतिशील क्यों मानना है। क्योंकि देखो, आपके बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो आप मान लेते हो फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीद लिया। अगर आप अपनी बुक के अंदर फर्नीचर खरीद लिया, इतना लेखा कर लेते हो कि हमारा फर्नीचर हमने 50,000 का खरीद लिया,
पर आप ये नहीं लिखते कि वो उधार में खरीदा है, कैश में खरीदा है, कितना रुपया उसके बदले में दिया है। अगर इस तरह से दोनों चीज़ों को आप नहीं लिखोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, अकाउंट गलत हो जाएंगे। तो इसके वैज्ञानिक और पूर्ण मानने के पीछे लॉजिक यही है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट में हमारे पास कोई वस्तु या चीज़ आती है और दूसरे एस्पेक्ट में कोई वस्तु या चीज़ हमारे पास से जाती है। तो हम दोनों का ही लेखा करते हैं। इस कारण से इसका ये लॉजिक बनता है कि ये पूर्ण भी है, प्रगतिशील भी है और वैज्ञानिक भी है। इसके बाद आता है कि देखो ये सबसे पहले जो ये मेथड है, जो डबल एंट्री सिस्टम मेथड है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले 1494 में इटली के एक वेनिस नगर के एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे लुकास पेसियोली। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने प्रत्येक लेन देन के 2 पहलुओं को नियम के अनुसार लिखने की इस पद्धति यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्होंने इजाद किया था या इसको खोज कर लिखा था। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन है। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम पद्धति किसने लिखी, लुकास पेसियोली ने लिखी। ठीक है, कब लिखी, 1914 के अंदर लिखी। तो जो लुकास पेसियोली है वो किस फील्ड से रिलेटेड था, वो गणित फील्ड से रिलेटेड था। तो इस तरह से इसके 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसके मीनिंग करते हैं, मीनिंग पे आ जाते हैं। अब कुछ तो आपको पता चले गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रत्येक लेन देन कम से कम 2 खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। विपरीत दिशा में यानी कि हम लेते हैं फर्नीचर, ठीक है, और एक लेते हैं कैश। ये हमारे बिजनेस में ही है दोनों चीज़, ये हमारे बिजनेस में है और ये हमारा फर्नीचर। अब देखो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर को खरीदने के लिए आपने क्या किया, पेमेंट की है, तो आपका कैश जो है कम हो जाएगा। इसी कारण से इन्होंने कहा है कि 2 खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। यानी कि जब आपका एक इंक्रीज होता है तो दूसरा आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे यदि फर्नीचर खरीदा जाता है तो एक तो व्यवसाय में फर्नीचर आता है और दूसरी ओर रोकड़ घटती है। कोई भी लेन देन ऐसा नहीं होता जिसके केवल एक ही खाते को प्रभावित करता हो। आप अपने रियल लाइफ में देखो एक बार सोच के कि कौन सा ऐसा लेन देन है जो केवल एक पक्षीय ही होता है, जिसमें आपको कुछ बदले में देना नहीं पड़ता। पर वो एक्टिविटी या वो ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ऐसे ही ले लोगे, कह दोगे किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो वो इसमें काउंट नहीं होता, वो बिजनेस में काउंट नहीं होता। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी आपको जिसमें केवल एक ही खाता प्रभावित होता हो। यानी कि आपके बिजनेस में आए ही आए, जाए कुछ नहीं, या फिर जाए जाए आए कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो इस पद्धति में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन के 2 पक्षों का लेखा किया जाता है। इसका ये अर्थ आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है कि 2 बार लेखा करना है। ये बात आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि 2 बार नहीं लिखा जाता, बल्कि दोहरे लेखा का अर्थ है कि प्रत्येक लेन देन से कम 1-2 खाते प्रभावित होंगे। एक खाता प्राप्त करने वाला खाता हो गया और दूसरा खाता देने वाला खाता। अब देखो इसका इन्होंने रूल दे रखा है। प्राप्त करने वाले खाते को क्या किया जाएगा, डेबिट, और देने वाले खाते को क्या किया जाएगा, जिसको हम देंगे उसको क्रेडिट। तो ये आप समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इसमें इसी लेक्चर के अंदर समझा दूंगी कि डेबिट कब किया जाता है और किस खाते को किया जाता है, और क्रेडिट कब और किस खाते को किया जाता है। तो इतना समझ लो आपकी जितनी अमाउंट आप डेबिट में लिखते हो उतनी ही अमाउंट हम क्रेडिट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमें मोहन से 25,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इस लेन देन का प्रभाव 2 खातों पर पड़ रहा है। एक तो रोकड़ पर पड़ रहा है और एक मोहन के खाते कैश पे पड़ रहा है। कैश से क्या हुआ, आपका कैश जो है वो बढ़ गया है 25,000 से, और मोहन के खाते पर क्यों पड़ा, क्योंकि मोहन से हमें लेने थे। मोहन ने अगर 25,000 रुपये देंगे तो मोहन का खाता अब कम हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, रोकड़ के खाते को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, वो हमारे पास आया है, और जो गया है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। गया यानी कि क्या हो गया, मोहन से आया ना, मोहन के पास से निकला है तो मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
तो इसकी विलियम पिकस के अनुसार एक परिभाषा दी हुई है, आप कोई भी एक परिभाषा कर ले, मैं पहले बताती हूँ आपको। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों पहलुओं अर्थात पाने वाले और देने वाले का लेखा किया जाता है। पाने वाले खाते को डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर पाने वाले का मतलब किसी व्यक्ति से है और देने वाले का मतलब किसी व्यक्ति से है, ये ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति का जिक्र आ जाए, किसी व्यक्ति से लेने हैं, किसी व्यक्ति को देने हैं, तब आप ये रूल लागू करोगे, डेबिट करोगे। आप प्राप्त कर रहे हो तो आप एक व्यक्ति हो, आपने जो चीज़ प्राप्त की वो डेबिट कर दोगे, और देने वाला जो होता है राम, शाह, मोहन जो भी है उसको क्रेडिट कर दोगे। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले थोड़े से इसके फीचर्स वगैरह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो इसके हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली है कि इसके अंदर दो खाते होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं एक ट्रांजैक्शन के। एक को अगर हम जमा करते हैं तो दूसरे में नाम पक्ष जो होता है, यानी कि एक को डेबिट करते हैं तो दूसरे को क्रेडिट। ये लाइन समझ लो इंग्लिश वाली। एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट साइड एंड एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट साइड। इसका कहने का मतलब है कि कोई एक ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या होगा, अगर एक उसकी डेबिट साइड होगी तो उसके साथ साथ क्रेडिट अवश्य ही होगी, अगर कोई क्रेडिट साइड है तो उसके साथ साथ डेबिट अवश्य ही होगी। तो हम इसके फीचर्स करते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला है दो खाते प्रभावित होती हैं, इसमें दो खातों पर इम्पैक्ट पड़ता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। दो खाते प्रभावित होंगे। एक खाता कौन सा प्रभावित होगा, डेबिट करेंगे, और दूसरे खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कुछ लेन देनों से तो दो या दो से ज़्यादा खाते भी प्रभावित हो जाते हैं, ये एंट्री करेंगे तब समझाएंगे। पर डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले अमाउंट की अमाउंट बराबर होगी, यानी कि जितनी राशि आपने डेबिट में लिखी है उतनी ही राशि आप किस में लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। तो इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली में किसी लेन देन के व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, अव्यक्तिगत यानी कि इम्पर्सनल, दोनों ही पक्षों का लेखा किया जाएगा, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो इम्पर्सनल हो। संभव कि किस लेन देन के दोनों पहलू व्यक्तिगत हो, दोनों पहलू अव्यक्तिगत हो, या एक व्यक्तिगत और दूसरा अव्यक्तिगत। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं एस्पेक्ट, दोनों इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल भी हो सकता है। तो यानी कि इसके दो एस्पेक्ट यानी कि जो पर्सनल और इम्पर्सनल है, इनसे रिलेटेड जो भी होंगे हम दोनों का ही लेखा करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल। हम क्या करेंगे, जो लेखा करेंगे उसको जो भी स्पेसिफाइड रूल दिए हुए हैं, निश्चित नियम, उसको आधार मानकर ही लेखा किया जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली में एक खाता डेबिट और दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी खाते को उठा के डेबिट कर दो और किसी खाते को उठाकर क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल दिए हुए हैं जो अभी हम थोड़े इसी लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगी। और कुछ एक रूल तो आपने देखो इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाए थे, 5 टाइप के अकाउंट बताए थे, उसमें भी आपको रूल बताए थे। तो वो रूल भी लागू होंगे, कुछ अभी इस लेक्चर के अंदर बताऊंगी वो लागू होंगे। तो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं इन्हीं रूल्स के बेस पे किया जाता है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? अब देखो यहाँ हमने डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट बनाई है, इन्हीं अकाउंट को लेकर हम अकाउंट के डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट बनाते हैं। इसको ट्रायल बैलेंस को ये कोई एक अकाउंट नहीं है बल्कि ये क्या है, एक सूची है, परीक्षा सूची, यानी कि एक विवरण भी कह सकते हो आप इसको। तो डेबिट वाली आइटम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाली आइटम क्रेडिट में लिखेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जितना डेबिट में लिखा जाता है उतना ही क्रेडिट में लिखा जाएगा।
मान लेते हैं हमने 10,000 डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में भी 10,000 लिखा जाएगा। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, सभी डेबिट किए गए खातों का जोड़ क्रेडिट किए गए खातों के जोड़ के बराबर आएगा, क्योंकि जितना डेबिट में लिखा है उतना ही क्रेडिट में लिखा है, तो सेम अमाउंट लिखी है। तो जब ये लिस्ट बनाओगे, ये ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो उसका भी टोटल क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट का दोनों का इक्वल ही आएगा। अब देखो इससे क्या होगा, आपकी जो मैथमेटिकल एरर्स होती है, यानी कि कोई गणित यानी कि लिखते वक्त कोई गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, हाँ, इससे उसकी जांच अवश्य हो जाती है। कैसे होगी जांच, मान लेते हैं डेबिट में आपने 8,000 लिख दिए, ठीक है 8,000, और क्रेडिट में आपने 10 लिख दिए, तो जब ये ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो इसका डेबिट का टोटल क्या आ जाएगा, कम आएगा, और क्रेडिट का ज़्यादा आ जाएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो सीधा सा आप समझ जाओगे कि हाँ कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है, और उस गड़बड़ को आप दोबारा से चेक करके एंट्री पकड़ सकते हो। तो इसके बाद आता है, किसी लेन देन के दोनों पहलुओं का उचित लेखा रखने के लिए सभी खातों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में अभी मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ।